Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sir Aris and I'm language director at English In. And as you know that English In teaches you English language and software skills. तो नाज़रीन आज आपको दो बातें मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 बात ये कि वो लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि हम मुख्तलिफ सेंटर्स पर गए, मुख्तलिफ किताबें पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आई। तो ऐसे स्टूडेंट्स इसको ज़रूर जो है वो वीडियो इसको देखें। और वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि हाँ हमने इंग्लिश सीखी है लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो उनसे क्या गलती और क्या कोताही हुई है कि इतनी ज्यादा वोकैबुलरी और ग्रामर में मेहनत करके भी वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाए। तीसरी चीज अहम इस वीडियो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हम आपको तमाम के तमाम जो लेक्चर हैं वो देंगे ECL, इंग्लिश एज ए कंसेप्शनल लैंग्वेज, यानी कि ना आपको ग्रामर का झंझट रहेगा, ना आपको ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोलना पड़ेगी, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। और आप देखेंगे कि 10 मिनट की वीडियो के बाद आप एक दो नहीं, एक दो दर्जन नहीं, एक दो सौ नहीं, बल्कि हजारों सेंटेंसेस खुद बनाने की अहलियत रखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी और हमारी स्लाइड से स्टार्ट होती है यहां से। तो आप ये देखिए कि जिंदगी में अगर आपको कामयाबी या नाकामी मिलती है तो उसकी क्या वजह होती है। उसकी 3 वजह कतई नजर कि आपका ताल्लुक इस मजहब, कम्युनिटी या इलाके से है। अगर और दूसरी चीज आप ये देखिए कि मेडिकली, साइंटिफिकली और नेचरली ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रीटेड यू इक्वली। अब इसके बावजूद अगर कोई सक्सेसफुल होते हैं या फेल हो जाते हैं या अनसक्सेसफुल रहते हैं तो इसका मतलब 3 है। नंबर 1 बिजनेस, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरी चीज आपका एटीट्यूड और तीसरी चीज कहलाती है आपका एप्टीट्यूड। क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल्स की चीजें हैं जो कि आपको बाद में सिखाई जाएंगी। जो अभी हम बात करेंगे वो कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल का। तो आप कम्युनिकेशन स्किल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या। देखिए, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो आपके ख्यालात हो सकते हैं, वो आपके नजरियात हो सकते हैं, वो आपके एहसास और जज्बात हो सकते हैं, वो आपके अफकार हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम ब्लैंक करेंगे तो हम कहेंगे इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन आंसर की सूरत में हम एक्सचेंज करते हैं। तो आई डू होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। अब आप गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू में आप कुछ भी कह रहे हैं तो याद रखिएगा, या तो आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं या एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं या आप अपना प्लान बता रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि मैंने बचपन में इन इन स्कूलों से पढ़ा, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। आजकल मैं फ्ला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस हो गए, और आगे जाकर मैं इस फील्ड को अपनाऊंगा, मैं मेडिकल को अपनाऊंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये आप, जाहिर सी बात है कि आप अपना प्लान बता रहे हो। तो कहने का मतलब कि आप कुछ भी गुफ्तगू कर रहे हो, नेवर 3 चीजों का होता है, एक्सपेरिमेंट का, एक्सपीरियंस का और प्लान का। तो डेफिनेटली जब आप पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस बताना है, और जब आपको एक्सपेरिमेंट बताना होता है इसका मतलब आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, और प्लान ऑफ कोर्स आप अपने फ्यूचर के लिए बताते हैं। अब एक चीज जहन में याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी कन्वर्सेशंस होती है, यानी कि when we communicate we do 3 things: we deliver the directions, we investigate, we provide information। तो 3 चीजें हमारी हो रही होती हैं। डायरेक्शन से समझे कि when we give orders, when we give instruction, और इन्वेस्टिगेट जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम 3 चीजें देते हैं: ईदर वी आस्क अ क्वेश्चन, वी आंसर द क्वेश्चन, और वी पास द ऑर्डर्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें समझने में है
जल्दी से हम समझते हैं कि सवाल क्या है, जवाब क्या है और इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर क्या है। देखिए, when we want to take information we ask question, यानी कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूं, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि where do you live, और आप मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे I live in इस्लामाबाद। फिर इसी तरह मैं कहूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे, ये सवाल हो गया, आप कहेंगे मेरा नाम एरिस है, ये जवाब हो गया। और अगर मैं आपको ये कहूं कि अपना नाम बताओ, ये क्वेश्चंस होगा या आंसर? नहीं, ये ना क्वेश्चंस है ना आंसर, ये ऑर्डर है। जब टीचर आपको कहता है स्टैंड अप, तो इसका मतलब स्टैंड अप होना नहीं होता, इसका मतलब है कि खड़े हो जाएं। ऑर्डर है आपका। अब हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड्स पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जितने भी कम्युनिकेशन या जितनी भी गुफ्तगू करते हैं, 99.98% दो ही चीजों पर होता है। वो क्या है? आस्क द क्वेश्चंस और आंसर द क्वेश्चन। ये दोनों चीजें जो है, ये 99% आपकी कन्वर्सेशंस में हिस्सा होता है। और कहीं कहीं जाहिर सी बात है, हमें इंस्ट्रक्शंस भी देना पड़ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम जल्दी से एक बात, अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिएगा। देखिए, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन लफ्ज होते हैं। और इसके बाद भी अगर कुछ कोई चीज आ जाए तो वो हमारी एक्सटेंशन कहलाती है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Or let me say that entire English language depends on SVO. तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा एक्चुअली कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट इज परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो इसका मतलब फोकस और कंसंट्रेशन होगी आपकी एक्शन के ऊपर। और एक्शन क्या है, जैसे सेकंड में लिखा हुआ क्या, वर्ब इज इन एक्शन। इसका मतलब अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, सीखना है और बोलना चाहते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग जो है वो वर्ब से होनी चाहिए। अगर वर्ब से हटकर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर या किसी और ग्रामर टेंसेस में घुस गए तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपने सीख भी ली और अगर बोलने की भी कोशिश की तो यू विल नेवर हैव अ कॉन्फिडेंस। एक चीज, और दूसरा, आप सारी जिंदगी कहते हैं कि ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं और वोकैबुलरी वाइज भी प्रॉब्लम है। वो इसी वजह से है कि आप, ये बहुत मैटर करता है कि व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो एक बात पे फोकस कीजिएगा कि जब आपने जो स्टार्टिंग करनी है, वो स्टार्टिंग आपने वर्ब से ही करनी है। ना लेफ्ट होना है आपको, ना आपको राइट होना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि उस वर्ब में क्या काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज करनी है, अवेयरनेस अबाउट द वर्ब, यानी कि वर्ब क्या है। ठीक है जी, कोई भी एक्शन आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, ये आपका वर्ब है। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स दो तरह के होते हैं, फिजिकल वर्ब होता है, फिजिकल एक्शन होता है, और एक मेंटल एक्शन होता है। ठीक है जी, इसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर दूसरा है कि हाउ टू मेमोराइज अ वर्ब, हम वर्ब को कैसे जो है वो याद करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको समझाएंगे। और हाउ टू यूज अ वर्ब, वर्ब के साथ हमें वर्ब को कैसे यूज करना है। तो बेसिकली ये जो अवेयरनेस अबाउट द वर्ब्स है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर्स हमें करनी है। ठीक है जी, एक तो आपको वर्ब के मुतालिक ये चीज करनी है। ठीक है जी, दूसरी आपको क्या करना है, अब एक चीज समझिए यहां पर यहां पे लिखा है व्हाट इज द बिगेस्ट इश्यू, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा हमें इशू है क्या, मसला एक्चुअली क्या होता है। तो आपने इस तरह से समझना है कि देखें, जैसे पहले मैंने कहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पे आप कंसंट्रेशन करें तो यहाँ पर लिखा है यू, यू आपको सब्जेक्ट के नीचे नजर आ रहा है। ठीक है जी, फिर सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे तो माहीन टीच यू, यानी कि पहले में यू जो है वो सब्जेक्ट है
और सेकंड सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है। अब हम देख लेते हैं यू क्या, यू है प्रोनाउन, प्रोनाउन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, और इसी तरह माहिन क्या है, माहिन बजाते खुद नाउन है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर नाउन वर्ब से पहले आ जाए, जैसे यू पर आप देखें तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, और यही यू अगर वर्ब के बाद आ गया सेकंड पे तो यही ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो फिर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का इशू है का, ये आप रेड पर देख रहे हैं, एक जगह लिखा हुआ टीच, एक जगह लिखा हुआ टीच। तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का जो मसला है वो बेसिकली ये है, वो बेसिकली ये है कि वर्ब्स की 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। हमें नहीं पता इस सेंटेंस में हमें कौन सा स्पेसिफिक वर्ब लिखना है। एक्चुअली दिस इज द एंटायर इश्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, ये चीजें आपको समझ आ जाए तो नहीं आएगा। जैसे यहां पर आप देखें टीच लगाना है, टॉट लगाना है, या टॉट लगाना है थर्ड फॉर्म, या टीचिंग, या इसी तरह कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, थिंक, थॉट, थॉट। तो कहने का मतलब ये कि हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और यही सारे का सारा इश्यूज है जो बहुत ही साइंटिफिक वे में टेक्स्ट के साथ हमने चीजों को सीखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट से, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था, मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करूं, अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि पहला काम तो आपने हाउ टू मेमोराइज अ वर्ब, वर्ब की फॉर्म, वर्ब को क्यों याद करना है और उसकी फॉर्म्स के साथ याद करना है। क्यों? क्योंकि चारों फॉर्म्स अगर याद होंगी वर्ब की आपकी, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो यूटिलाइजेशन नंबर 1 हम आपको अभी दिखाते हैं कि वो आपने कैसे करनी है। ठीक है जी, अब यहां पर एक वर्ब लिखा हुआ है और यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर बनाना है। अब मैं ऑर्डर के लिए बेसिकल क्या है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑर्डर, यानी कि इसकी जो यूटिलाइजेशन आपने करनी है वो ये कि एक वर्ब के साथ आप ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, राइट अ लेटर, राइट एन एसे, राइट सजेशंस, राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू, write an application, write the Facebook, write your complaints, write your feedback, write the meeting agenda, almost 21 sentences लिखे हुए हैं। यानी कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है तो आपकी स्टार्टिंग जो है वो वर्ब से होनी चाहिए। और देखे ना, एक मिसाल है, राइट क्या क्या लिखे, सोचें। तो इस तरह से आपका जो वोकैबुलरी का इश्यू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑर्डर। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊं ताकि आपको और ज्यादा वाज़ेह नजर आए। अब यहां पर देखिएगा, जैसे हमारी पहले एक बात हुई थी कि वर्ब के बारे में अवेयरनेस क्या चीज है, तो आप यहां पर देखिए कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब जो है, कोई भी सेंटेंस होता है तो ये उसके लिए होता है। अब इसको, इट शोज एक्शन और स्टेट। ठीक है जी, वर्ब टेल्स यू द टाइम ऑफ इवेंट, यानी कि ये कब हुआ है, दैट व्हेन समथिंग हैपन, यानी कि अब पहली चीज देखिए, ही सॉरी शी, यहां पे टेक्स होना चाहिए, शी टेक्स मेडिसिन एट नाइट, I play tennis in the evening, you attend electricity, no sorry, you attend lecture every day। ठीक है ना। अब आप फर्ज करें, ये जो टेक लिखा है, प्ले लिखा है, अटेंड लिखा है, लर्न लिखा है, आप विदाउट इसके अगर जुमला पढ़ने की कोशिश करें कि शी मेडिसिन एट नाइट, कुछ समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया। आई टेनिस इन द इवनिंग, तो कोई समझ नहीं आया। आई लेक्चर एवरी डे, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है। ठीक है जी, तो इस तरह ज्यादा ये चीजें यहां पर डिटेल में दी हुई हैं। ये देखिए, वर्ब जो मैंने कहा था एक्शन वर्ब, मेंटल वर्ब है। तो सबसे पहले जो है वो आपने यही चीजें
जो है वो करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। और अब ये कुछ वर्ब्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है जी। ये एक वर्ब के साथ आप कितने जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लगा के ऑर्डर बना सकते हैं। और ये कुछ वर्ब है, गो, ड्रिंक, ईट, ब्रिंग, ये वर्ब्स ही हैं। अब आप देखें कि अगर आप एक वर्ब के साथ जो है 20-21 बना सकते हैं, 20-21 को छोड़िए, अगर आप एक वर्ब के साथ 10 ऑब्जेक्ट लगा लें तो इसका मतलब आप जो है वो ऑर्डर बना लेंगे, 10 बना लेते हैं। और अगर 300 वर्ब्स आपको जैसे दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये कि 3000 ऑर्डर्स बनाने की आपको टेक्नोलॉजी जो है वो हमने दे दी है। अब उस चीज को चेक करने के लिए एक चीज मैं समझाऊं, कुछ से 3-4 बनते हैं, कुछ से 10 बनते हैं, कुछ से 50 बनते हैं, डिपेंड्स ऑन अ वर्ब कि उसकी नेचर क्या है। तो आपको जैसे पिछली स्लाइड्स में मैंने समझाया ये है कि एक वर्ब के साथ किस तरह मैक्सिमम आप ऑर्डर बनाते हैं, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑर्डर, ये एक वर्ब के साथ हमने बनाया है। और अब आपको ये स्लाइड्स में दिखा रहा हूं, ये कुछ वर्ब लिखे हुए हैं। आप सोचें कि आप इनके साथ कितने कितने ऑर्डर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज गो है, गो टू द मार्केट, गो टू द थिएटर, गो टू सिनेमा, गो टू क्लब, गो टू कराची, go to hospital, go to the casino। तो आप देखिए कितने जुमले बना सकते हैं आप इसी तरह। अब ये आपको कुछ वर्ब दिए जा रहे हैं, आप कोशिश करने की, मैं जल्दी बताऊं, गो का मतलब जाना होता है, जाओ, ड्रिंक का मतलब है पियो, ईट का मतलब है खाओ, ब्रिंग का मतलब है लाओ, प्ले का मतलब है खेलो, ड्राइव का मतलब ज्यादा 4 व्हील जो आप चलाते हैं, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखो जैसे कि अभी है, इसी तरह लर्न, टीच, मेक, वेयर, डिलीवर, लिसन, लुक एट, पे, वेयर, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको दिए हुए। आई डोंट थिंक सो किसी का आपको मीनिंग नहीं आता होगा, आपको सबका मीनिंग आता होगा। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपको यहां पर ये ऑब्जेक्ट लगा के मैक्सिमम ऑर्डर बनाने की कोशिश करें। आपने ये आई डू होप कि समझ लिया होगा कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि अगर आप ने मेन वर्ब जो है, एक तो वर्ब की चारों फॉर्म्स याद करनी है। क्यों याद करनी है वो मैंने आपको बताया कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश आगे बढ़ ही नहीं सकती। और सेकंड, उसकी जो यूटिलाइजेशन करनी है वो स्टार्टिंग आपने ऑर्डर से करनी है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी दिखाया और इस स्लाइड्स में भी दिखा रहा हूं। तो ये आप लिखने की कोशिश करें। अगर किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो फिर आप यहाँ पर जो है वो कमिट कर दीजिएगा, तो उसका भी हम दे देंगे। और ये पूरे 300 वर्ब्स भी उन स्टूडेंट्स को हम दे देंगे, उन लर्नर्स को दे देंगे जो इसको सब्सक्राइब्स करेंगे और जो इसको आगे शेयर भी करेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इससे इस्तेफादा उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब तक के लिए इतना ही।